Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain chapter number 2nd, class 9th, CBSE and UP board. Name of the book is Behave. Name of the chapter is The Sound of Music, part 1st, written by Deborah Cowley. स्टूडेंट्स, अब आज हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर को, बिहाइव नामक जो बुक है उसके सेकंड चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और सेकंड चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में एक म्यूजिशियन के बारे में बताया गया है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिशियन रही हैं। 19 जुलाई 1965 को एबरडीनशायर यूके में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है वो ये है कि ये डीफ हैं, यानी सुन नहीं सकती, जबकि म्यूज़िक का संबंध जो होता है वो सुनने से है। एक आपने क्योंकि यदि कोई म्यूजिशियन सुन नहीं पाएगा तो परफॉर्म कैसे कर पाएगा, यानी उसके परफॉर्म करने के लिए उसका सुनना बहुत ज़रूरी है। तो एवलिन ग्लेनी की जो विशेषता है वो ये है कि वो डीफ है, वो सुन नहीं सकती, बहरी है, लेकिन फिर भी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि उसको देखने वाले, जब वो स्टेज शोज़ करती है, अपनी परफॉर्मेंस देती है, तो उसको देखने वाले सरप्राइज रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हाउ कैसे वो इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर के राइटर हैं वो डेबोरा कॉली हैं। वो एक फ्रीलांस राइटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। शी ग्रीव अप इन टोरंटो में पली बढ़ी हैं, ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो एंड मूव्ड ऑन ओटावा टू वर्क फॉर द यूनिटेरियन सर्विस कमेटी। शी स्पेंट 2 years विद UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। UNHCR के साथ उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया है। UNHCR को यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी डिटेल में कहा जाता है। बिफोर मूविंग बैक टू ओटावा एंड ए जॉब विद CIDA, एज शी ट्रेवल द वर्ल्ड विद हर डिप्लोमेट हस्बैंड, शी वर्क एज ए रिपोर्टर फॉर CBC रेडियो के लिए उन्होंने वाशिंगटन में रिपोर्टर का भी कार्य किया है। DC and on a posting to Cairo, she worked on several TV documentaries. CBC's की जो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उनके लिए उन्होंने काम किया है। मैन अलाइव, आल्सो इन इजिप्ट में भी काम किया है उन्होंने। शी रोट द फर्स्ट ऑफिशियल गाइड बुक टू कैरो सिंस बेडेकर गाइड इन 1940s। तो यानी जो आपकी जो ऑथर हैं चैप्टर की, डेबोरा कॉली, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं ब्रॉडकास्टर रही हैं और राइटर रही हैं। तो इन्होंने एक बार इंटरव्यू लिया था एवलिन ग्लेनी का, तो उस इंटरव्यू को ही यहाँ एक चैप्टर का नाम दिया गया है। उस जो इंटरव्यू में उनकी जो कन्वर्सेशन हुई है, जो बातचीत हुई है, उसको ही यहाँ एक कहानी के रूप में इस चैप्टर में प्रेजेंट किया है। चैप्टर का नाम द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। एवलिन ग्लेनी लिसनिंग टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी वो साउंड सुनती थी और बिना सुने। देखिए, यानी एक आश्चर्य है कि वो लिसन करती थी विदाउट हियरिंग, यानी लिसन करती थी और सुन सकती नहीं थी, यानी बहरी थी, डीफ थी, उसके बाद भी वो सुनती थी। वो किस तरह से साउंड सुनती थी वो सारा इसमें एक्सप्लेन किया गया। बिफोर यू रीड, देखिए, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या कहता है स्टूडेंट्स यहाँ इसमें कि गॉड ने
उससे क्या छीन लिया है, हियरिंग पावर उससे छीन ली है। लेकिन क्या किया है, बट ही हैज़, यहाँ ही यूज़ किया गया किसके लिए स्टूडेंट्स, गॉड के लिए। तो गॉड में है और टेकन हर हियरिंग, उससे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन उसको कुछ उन्होंने विलक्षण प्रतिभा भी दी है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण, यानी उनकी जैसे उन्होंने एक चीज़ छीनी है तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने उसके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा भी उनको दी है। व्हाट वी हियर सी फील्स, हम जो सुनते हैं वो सुन नहीं सकती, लेकिन क्या कर सकती है, उस चीज़ को वो फील कर सकती है। हम जिस कुछ चीज़ को सुनते हैं वो उस चीज़ को फील कर सकती है, महसूस कर सकती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो उसको इतनी डीपली फील कर सकती है जितनी हम कर सकते हैं। यानी हम उस चीज़ को सुन कर के जितना फील करते हैं वो सुनने से अधिक उसको फील करती है, यानी हमारे से भी ज़्यादा उसको फील करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो म्यूज़िक को बहुत ही सुंदरता से एक्सप्रेस करती है, बहुत सुंदरता से परफॉर्मेंस देती है, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है कि जो उसके ऑडियंस होते हैं, जो उसके स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो सरप्राइज रह जाते हैं कि कैसे कर पाती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है फिजिकल डिसेबिलिटी है, क्या है फिजिकल डिसेबिलिटी, शी कैन नॉट लिसन, शी कैन नॉट हियर, शी इज डीफ, ये डिसेबिलिटी है। लेकिन एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, इस यानी इस उसके बावजूद भी, इस डिसेबिलिटी के बाद भी उस लड़की ने, उस महिला ने अपने लाइफ को कितना सक्सेसफुल बनाया है, यही चीज़ इसमें एक विशेष रूप से मैसेज के रूप में दी गई है कि डिसेबिलिटी के बावजूद भी यदि आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है, अपने हार्ड वर्क करने की ठान ली है, तो उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिस तरह से इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर की स्टार है, या आप ये कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टर है, जिस तरह से वो अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल म्यूजिशियन के रूप में कर पाई है एवेलिन ग्लेनी। तो डिसेबिलिटी यानी आपकी सक्सेसफुल में हिंड्रेंस नहीं हो सकती, आपकी सक्सेस के बीच में, आपकी सफलता के बीच में आपकी डिसेबिलिटी बाधा नहीं हो सकती, जब तक कि आप एक्सक्यूज़ ना हो आपके पास। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट पैराग्राफ में, रश और क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर्स का मतलब ये भीड़ भाड़ वाला समय था। क्राउड्स जोस्टल मीन्स होता है स्टूडेंट्स पुशिंग रफली, यानी एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करना। फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म जो कि अंडरग्राउंड था, यानी जमीन के नीचे था। उस अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर रश आवर था, यानी भीड़ भाड़ का समय था, और लोग अपनी पोजीशन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, जोस्टल कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल, और उन्हीं के बीच में एक स्लाइट माने वैसे तो थोड़ा सा होता है, लेकिन यहाँ स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन गर्ल। तो एक छोटी और पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। देखिए यद्यपि कितनी थी, 17 ईयर्स की थी वो, लेकिन कैसी लगती थी, यंगर देन 17 ईयर्स, क्योंकि वो क्या थी, वो थिन थी, और वो क्या थी, स्मॉल थी। तो थिन और स्मॉल होने के कारण 17 ईयर्स की होने के बावजूद भी वो यंगर देन 17 ईयर्स लग रही थी। वाज नर्वस, थोड़ी सी घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड, लेकिन उस घबराहट के साथ साथ वो एक्साइटेड भी थी, घबराई हुई थी लेकिन एक्साइटेड भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, एज शी फेल्ट, जब उसने महसूस की, वाइब्रेशन मीन्स कंपन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन माने आती हुई रेलगाड़ी की, जब आती हुई रेलगाड़ी की कंपन को उसने महसूस किया। स्टूडेंट्स चूँकि वो सुन नहीं सकती थी, तो जब उसने अप्रोचिंग ट्रेन की वाइब्रेशन को महसूस किया तो वो थोड़ी सी नर्वस थी और थोड़ी सी एक्साइटेड थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। ये लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका फर्स्ट डे था, और ये रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक प्रेस्टिजियस है। प्रेस्टिजियस यानी इसकी अपना एक नाम है, ये एक नामी संस्था है म्यूज़िक के लिए। एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, एंड डोंटिंग मीन्स होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे
जो डरा देती हो, जो भयभीत कर देती हो। तो वो डोंटिंग भी थी, यानी वहाँ जाते हुए एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं हेजिटेशन और थोड़ा सा डर होता था फॉर एनी टीनेजर, किसी भी टीनेजर के लिए। टीनेजर का मतलब यंग एज वाले बच्चे के लिए। फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, जो स्कॉटिश फॉर्म से आया था और फ्रेश था। फ्रेश का मतलब वैसे तो ताज़ा होता है, लेकिन यहाँ फ्रेश का मतलब जिसको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो। तो एक अनएक्सपीरियंस लड़की, और वो भी जिसकी एज 17 ईयर्स है, ऐसे टीनेजर के लिए प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में फर्स्ट डे अपीयर होना उसके लिए नर्वसनेस का एक कारण था, लेकिन वो एक्साइटेड भी थी। एक्साइटेड क्यों थी? क्योंकि उसने डिटर्मिनेशन किया था कि उसको कुछ ना कुछ करना है। बट दिस, लेकिन क्या कहता है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स होता है स्टूडेंट्स जिसने ठान लिया है म्यूजिशियन बनना, जो डिसाइड कर चुका है। फेस ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, तो जितना अधिकतर लोग चैलेंज फेस करते हैं, इसने उससे भी अधिक चैलेंज के रूप में उसको लिया था। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। उसके लिए चैलेंज ये क्यों था? क्योंकि वो प्रोफाउंडली डीफ थी। प्रोफाउंडली का मतलब डीपली, डीफ मीन्स बहरी थी, यानी कुछ सुनता नहीं था उसको, इसलिए उसके लिए एक चैलेंज था। म्यूजिक सीखना सभी के लिए चैलेंज होता है, लेकिन इस लड़की के लिए इसलिए भी चैलेंज था क्योंकि ये लड़की प्रोफाउंडली डीफ थी, तो इसके लिए और भी चैलेंजिंग था। सेकेंड पैराग्राफ में स्टूडेंट्स, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की शक्ति खोने का वो था, हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे हुआ, ऐसा नहीं कि वो सडनली थी या सिंस बॉर्न थी, सिंस बर्थ नहीं थी वो धीरे धीरे उसने अपनी सुनने की शक्ति को खोया। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी मदर को याद है, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। जब उसने नोटिस किया था, ये फर्स्ट टाइम महसूस किया था, समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत है। व्हेन 8 ईयर ओल्ड एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो, जब 8 साल की एल्विन थी और वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, तो उसका नंबर आना था पियानो बजाने के लिए, 8 साल की थी वो। तब उसकी मदर ने नोटिस किया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। कैसे पता चला, उसने कैसे नोटिस किया? दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम लिया, एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिली नहीं। अब दे मीन्स यानी या तो कोई स्टेज परफॉर्मेंस थी, या कोई स्कूल में थी, या किसी कंपटीशन में थी, या किसी स्टेज प्रोग्राम में थी, तो वहाँ जब पियानो बजाने के लिए दे कॉल्ड हर नेम, दे मीन्स जो भी वो थे आयोजन करता, उन्होंने उसका नाम लिया, और उसका नाम लेने के बाद, उसको कॉल करने के बाद भी वो अपनी जगह से नहीं हिली। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी मदर कहती है, आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, मैंने एकदम से रियलाइज़ किया, महसूस किया कि शायद उसने नहीं सुना। सेज इसाबेल ग्लेनी। कौन कहती है? इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी कौन है स्टूडेंट्स? एवलिन ग्लेनी की मदर। तो एवलिन ग्लेनी की मदर इसाबेल ग्लेनी ने महसूस किया था जब वो 8 साल की थी कि एक स्टेज प्रोग्राम में जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, उसके नाम को उन्होंने कॉल किया, लेकिन वो मूव नहीं किया था। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू conceal her growing deafness. For quite a time, यानी कुछ समय तक एवलिन मैनेज टू conceal, वो छिपाती रही सबसे, हर ग्रोविंग डिफनेस, उसकी बढ़ती हुई बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने मित्रों से भी, अपने फ्रेंड से भी और अपने टीचर से भी इस बात को छिपाती रही कि उसकी डिफनेस बढ़ती जा रही है। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब जैसे जैसे वो 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डेट्रोइड, उसके जो मार्क्स थे वो डेट्रोइड हो। डेट्रोइटेड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? पुअर परफॉर्मेंस उसकी होती चली गई, उसके मार्क्स बहुत कम आए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, अर्ज हर पेरेंट्स, उसने उसके पेरेंट्स से अर्ज किया, यानी इंसिस्ट किया उनको, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि वो उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। अब स्टूडेंट्स यदि कोई स्टूडेंट सुन नहीं पा रहा प्रॉपरली, तो निश्चित रूप से वो क्लास में बैठ कर के सीख नहीं पाएगा, उसके मार्क्स, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो उसकी हेड मिनिस्टर्स ने उनके पेरेंट्स को बुला करके कहा कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट। और जब ही स्टूडेंट्स पता चला, जब उसके पेरेंट्स उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, तो तब उनको इस बात का पता चला कि उसकी जो हियरिंग पावर थी वो सीवरली इम्पेयर्ड हो चुकी थी, यानी वो एक तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और उसका परिणाम क्या? क्यों?
क्योंकि उसकी जो ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी जो सुनने के लिए जो नर्व्स थी वो धीरे धीरे डैमेज हो चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि उसका वो कॉन्सील करना, वो धीरे धीरे उसको उसकी नर्व डैमेज हो चुकी और अब इस टाइम वो सीवरली इम्पेयर्ड हो चुकी थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। अब उनको एडवाइस किया गया कि वो हियरिंग एड्स उसके लिए यूज़ कर ले। एक मशीन होती है स्टूडेंट्स जिसको पॉकेट में रखा जाता है और उसकी दोनों तरफ से जो एक नॉब्स होती हैं वो ईयर में लगा ली जाती हैं। जिस तरह से आप लोग ईयरफोन पहनते हैं तो इस तरह से लगा ली जाती हैं, तो मशीन वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करती हैं और उनको एक्सेप्ट करके वो आपके कानों में वाइब्रेशन को पहुंचाती है। तो इस तरह की हियरिंग एड्स होती है जिसको सुनने की मशीन भी कहा जाता है। तो जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा कि इसको हियरिंग एड्स लगा दी जाए एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर डीफ, और इसको ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ जो ऐसे ही बच्चों के लिए, यानी डीफ के लिए, बहरे बच्चों के लिए होता है, जो सुन नहीं पाते उन बच्चों के लिए। तो नॉर्मल स्कूल में भेजने के बजाय उसको ऐसे स्कूलों में भेजा जाए जहाँ उसी की तरह के बच्चे पढ़ते थे। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन कहती है कि जब मैंने ऐसा सुना मुझे सब कुछ अंधकार में नज़र आ रहा था। स्टूडेंट्स, चूँकि एक नॉर्मल बच्चा और उस नॉर्मल बच्चे की बजाय एक बच्चा जो सुन नहीं पा रहा है, तो निश्चित रूप से उसको लगेगा कि उसका जीवन अंधकार में है। तो सेम ऐसा ही एवलिन के साथ हुआ। वो कहती है कि जब उसने ये सुना तो उसको लगा अचानक से जैसे सारा सब कुछ अंधकार में उसके लिए हो चुका। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ऐसी लड़की थी कि वो इस बात को आसानी से त्यागने वाली नहीं थी, आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। इस बात की वो डीफ है, इस बात को लेकर के, इस एक्सक्यूज़ को लेकर के वो सरेंडर करने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। उसने क्या डिटरमाइन किया? उसने यह निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। चूँकि म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट था तो उसने ये डिसाइड किया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और म्यूज़िक को परस्यू करेगी। ऑन वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन प्ले कर रही है। जाइलोफोन एक म्यूज़िक सिस्टम होता है स्टूडेंट्स। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने यह निश्चय किया कि वह भी जाइलोफोन प्ले करना चाहती है। जब उसने एक लड़की को प्ले करते हुए देखा तो उसको एक जिज्ञासा हुई, तो उसने कहा कि मैं भी उसको बजाना चाहती हूँ। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट्स? मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज हर। लेकिन अधिकांश जो उसके टीचर थे उन्होंने क्या किया? उसको डिस्करेज किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, टीचर किस लिए होते हैं? एनकरेज करने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर। उसको डिस्करेज किया कि नहीं नहीं, तुम नहीं बजा सकती क्योंकि तुम तो सुन नहीं पाती। जब तुम सुन नहीं पा रही हो तो तुम कैसे म्यूज़िक बजा सकती हो? कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आप नहीं बजा सकते क्योंकि आप सुन नहीं सकते। तो उसको डिस्करेज किया गया। लेकिन क्या हुआ? बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स, लेकिन एक तबला बजाने वाले रॉन फॉब्स थे। परकशनिस्ट मीन्स होता है ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम, जो ड्रम बजाता है, जो तबला बजाता है। तो एक जो तबला बजाने वाले उसके टीचर थे रॉन फॉब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स होता है कैपेसिटी टू परफॉर्म। तो वो जो परकशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उसकी पोटेंशियल को पहचान लिया। स्पॉटेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज करना, और पोटेंशियल मीन्स उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी। तो उसकी एबिलिटी को पहचान लिया। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया? बिगेन टर्निंग टू लार्ज, दो बड़े बड़े ड्रम लिए, टू डिफरेंट नोट्स, उसमें डिफरेंट नोट उसने लगा दिए। और क्या कहा उसने? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। चूँकि सुन तो वो सकती नहीं थी, तो उसने यानी रॉन फॉब्स ने कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनिए। ही वुड से, उसने कहा, बल्कि क्या कहा? ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी और दूसरी तरीके से सेंस करने की कोशिश कीजिए। अब स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कान सुनने के लिए होते हैं, नाक सूंघने के लिए होती है, जीभ स्वाद के लिए होती है, आंखें देखने के लिए होती है, और हमारी जो स्किन होती है वो टच करने के लिए, टच को फील करने के लिए होती है। तो जो उसके टीचर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने ये कहा कि आपके चूँकि कान तो प्रॉपर वर्क कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए आप अपने कानों से सुनने की बजाय इसको किसी अदर वे से सेंस करने की कोशिश कीजिए। सेज एल्विन ऐसा कहती है कि उसके जो सर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने ऐसा कहा था। क्या हुआ स्टूडेंट्स? सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। अब क्या कहती है वो? सडनली, अचानक, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम,
मैं जो हायर ड्रम था फ्रॉम द वेस्ट अप, उसको वेस्ट अप से फील कर सकती थी, एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर ड्रम था, जो नीचे वाला ड्रम था, उसको कमर के नीचे से मैं महसूस कर सकती थी। अचानक उसने महसूस किया ऐसा कि वो ऐसा महसूस कर रही है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो उसके टीचर थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उसको रिपीट कराया, एक्सरसाइज को रिपीट कराते रहे, उसको प्रैक्टिस कराते रहे। एंड और क्या हुआ स्टूडेंट्स, सोन एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अचानक से वो क्या महसूस करती है, जब वो प्रैक्टिस करती रही और उसके जो सर थे रॉन फोर्ब्स, उसको लगातार प्रैक्टिस कराते रहे, एक्सरसाइज कराते रहे, तो उसको यह महसूस हुआ, उसने ये डिस्कवर किया कि वो म्यूज़िक को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से महसूस कर पा रही है। ऐसा अपने इंटरव्यू में वो बताती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। क्या कहती है, आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया था, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने अपने माइंड को ओपन करना सीख लिया था, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, साउंड्स और वाइब्रेशन के साथ अपने बॉडी को एडजस्ट करना मैंने सीख लिया था। ऐसा एल्विन कहती है कि मैं सुन तो पा नहीं सकती थी, लेकिन मैंने अपने माइंड को और अपने बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन से को माइंड और बॉडी से मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था। और कहती है द रेस्ट वाज द डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और इससे आगे का जो काम था वो डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय का था, एंड हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम का था। स्टूडेंट्स कहते हैं ना, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, यदि आप मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो यहाँ एवलिन ग्लेनी ने भी मेहनत की, हार्ड वर्क किया, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आना ही था। क्या होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, अब उस दिन के बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ऑनवर्ड्स वो आगे बढ़ती गई। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 वर्ष की थी तब उसने क्या हुआ था, यूनाइटेड किंगडम का जो ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर क्या होता है, उस ग्रुप के अंदर कई सारे लोग मिल करके म्यूज़िक प्ले करते हैं, तो उस ऑर्केस्ट्रा को उसने ज्वाइन कर लिया था। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर सेल्फ हर लाइफ, और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाएगी, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया था कि अब म्यूज़िक ही उसकी लाइफ है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी फॉर म्यूज़िक, और अब उस दिन वो ऑडिशन करने के लिए आ रही थी, कहाँ, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। ऑडिशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक तरह से, जिस तरह से हम कहते हैं कि डेमो के लिए, डेमोस्ट्रेशन के लिए, ऑडिशंस का मतलब होता है गिव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज इनफ, कि जब आपको कहीं सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है तो आपका ऑडिशन होता है, आपका डेमो होता है, आप उस डेमो और ऑडिशन से यह पता चल पाता है कि आपको कितनी नॉलेज है किसी क्षेत्र की। तो यहाँ चूँकि म्यूज़िक की बात थी तो ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, ताकि ये पता चले कि उसको रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन देने के लिए बेसिक नॉलेज है या नहीं है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और अकेडमी में उससे पहले जितने भी एडमिशन लेने के लिए आए थे वो सारा रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। उस एकेडमी की हिस्ट्री में कभी किसी ने इतने हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त नहीं किए डेमोस्ट्रेशन में या ऑडिशंस में जितने एवलिन ग्लेनी ने प्राप्त किए थे। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अभी देखिए क्या था स्टूडेंट्स, वो ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी यानी ग्रुप में बजाती थी, ग्रुप में परफॉर्मेंस देती थी, वो उससे कहाँ आ गई, सोलो। सोलो का मतलब अकेली परफॉर्मेंस देना उसने शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर्स कोर्स, और चूँकि वहाँ जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक था उसमें वहाँ उसका 3 साल का कोर्स था, 3 ईयर का कोर्स था, तो उस 3 ईयर के कोर्स के एंड तक शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, जो टॉप अवार्ड्स जितने भी थे लगभग सारे अवार्ड्स वो कैप्चर कर चुकी थी। कैप्चर का मतलब, हम यहाँ कैप्चर वर्ड यूज़ किया गया है, इसको हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा एग्जैगरेशन करके बताया गया है, यानी बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स वो जीत चुकी थी उन 3 सालों के दौरान ही। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से पॉपुलर तो हो चुकी थी वो,
पॉपुलरिटी उसको मिल चुकी थी, लेकिन पॉपुलरिटी मिलने के बावजूद भी उसके अंदर कहीं भी हीरोइक अचीवमेंट जैसा कुछ भी उसके अंदर कहीं हिंट तक नहीं था। यानी उसको किसी भी तरह का एरोगेंस नहीं था, किसी भी तरह का अहंकार नहीं था, किसी भी तरह का ऐसा नहीं था कि वो ये महसूस करती हो कि वो अपने आप में कुछ है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं था, यानी वही सिंपल, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। वो कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं, नो वेयर आर यू गोइंग, और देखती है तुम्हारी दिशा क्या है। यदि आप मेहनत करते हैं और आपकी दिशा क्या आप जानते हैं, यू विल गेट देयर, तो कहती है कि आप वहाँ उस स्थान तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो दो चीज़ें, एक तो आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए और दूसरी क्या है, आपका हार्ड वर्क होना चाहिए। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, तो आप उस स्थान तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए भी है। आप भी यदि हार्ड वर्क करेंगे और साथ ही साथ आपकी अपनी डायरेक्शन को भी देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप भी अचीवमेंट प्राप्त करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और इसीलिए वो टॉप पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी प्रोकोनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और इसीलिए क्या था, उसको मास्टरी हो गई थी 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी एक साथ हजारों वाद्य यंत्रों को वो बजा सकती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो शेड्यूल था वो हेक्टिक का मतलब वो बहुत बिजी थी, क्योंकि उसको टाइम पर परफॉर्मेंस देनी होती थी। उसका कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन उसका कोई स्टेज प्रोग्राम ना हो। तो उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो बहुत हेक्टिक हो चुका था। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स इम्प्रेसिव, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, यानी जो भी उसको देखता था वो अचंभित हो जाता था। टू वॉच एवलिन, एवलिन को देखते हुए, देखना अपने आप में एक अचंभा था, एक आश्चर्य था। एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, चूँकि एफर्टलेसली वो काम करती थी, विदाउट हियरिंग, सुनाई उसको देता नहीं था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ऐसी लगती थी जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन विदाउट एफर्ट अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। देखिए अब यहाँ इसने कहा इन आवर 2 आवर, अब राइटर कह रहा है, राइटर चूँकि राइटर कौन है, राइटर उसका इंटरव्यू ले रही है, तो राइटर जो उसका इंटरव्यू ले रही है तो वो कहती हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में, चूँकि वो इंटरव्यू ले रही थी, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। क्या कहती है, मैन विद बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। अब देखिए मजाक थोड़ा सा करती है, लाफ हंस के कहती है, मैन बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, कि ऐसे व्यक्ति जो झाड़ी की तरह दाढ़ी रखते हैं, बियर्ड्स मीन्स दाढ़ी रखते हैं और बसी मीन्स झाड़ की, तो ऐसे व्यक्ति जो झाड़ की तरह दाढ़ी रखते हैं वो मुझे परेशान करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे। सी लाफ्ड, वो ऐसा कह करके हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बियर वाला जो पर्सन होता है उसकी जो होती है लिप्सिंग उसको दिख नहीं पाती। अब देखिए जो आदमी नहीं सुन पा रहा है, अब जो आदमी नहीं सुन पा रहा है तो वो किससे सुनेगा, वो लिपसिंग से सुनेगा। अब चूंकि उसको लिपसिंग वो देख नहीं पा रहा था, तो देख नहीं पाती थी, तो ये जो दाढ़ी वाला व्यक्ति होता था तो वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उसको डिस्टर्ब करता था, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था उसको ये जानना कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसके जो लिप्स थे वो हाइड हो जाते थे। स्पेशली द आइज, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिट, वो फ्लॉलेसली स्कॉटिश अच्छी तरह से बोल पा रही थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। वो क्या कहती है, माई स्पीच इज़ क्लियर, कि मेरी स्पीच जो है वो क्लियर है, बिकॉज क्यों, आई कुड हियर टिल आई वाज 11, क्योंकि 11 साल की आयु तक तो मैं थोड़ा थोड़ा सुन सकती थी, शी सेज, वो कहती है। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन ये एक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, क्योंकि उसने तो बाद में फ्रेंच भी सीखी है, एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और बाद में जापानीज़ भी सीखी है। तो यदि उसकी बात को हम मान लें जैसा उसने कहा था, एवलिन ग्लेनी ने कहा है कि माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11, क्योंकि 11 वर्ष की आयु तक मैं सुनती रही इसलिए मेरी स्पीच क्लियर है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बाद में फ्रेंच भी सीखी है और बेसिक जापानीज़ भी सीखी है, जिनमें भी उनकी मास्टरी रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, नॉट ओनली दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन दैट हर स्पीच इज क्लियर बिकॉज शी कुड हियर टिल शी वाज 11, दिस वाज नॉट a good explanation. नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक म्यूजिक की बात है वो एक्सप्लेन करती है। क्या एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट माई बॉडी,
वो कहती है कि ये मेरी नस नस में समाया है, मेरी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में म्यूजिक। पोर्स मीन्स होता है उड़ेल देना, लेकिन यहाँ हम पोर्स का मतलब मीन्स उड़ेलना नहीं बताएंगे, बल्कि क्या होंगे, समाना कहेंगे। तो जहाँ तक म्यूज़िक की बात है वो एक्सप्लेन करती है कि म्यूज़िक मेरी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में समाया हुआ है। वो कहती है इट टिंगल्स इन द स्किन। वो टिंगल्स मीन्स होता है एक तरह से कॉजेज स्लाइट प्रिकरिंग ऑफ स्टिंगिंग सेंसेशन, और हम इसको कह सकते हैं सनसनाहट। तो ये कह सकते हैं टिंगल्स मीन्स सनसनाहट कि उसकी स्किन के अंदर म्यूजिक सनसनाहट के रूप में उपस्थित है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई एयर्स। वो कहता है कि जो मेरी कहती क्या एवलिन ग्लेनी कहती है कि चीक बोन्स कि मेरी जो चेहरे की हड्डियां हैं उनमें भी म्यूजिक समाया हुआ है। एंड इवन इन माई हेयर, वो कहती है मेरे बालों में भी म्यूजिक समाया हुआ है। तो म्यूजिक, वो बोलती है कि म्यूजिक मेरे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में समाया हुआ है। व्हेन शी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड, वो सेंस कर सकती है साउंड को, पासिंग अप सक इनटू हर फिंगर ट्रिप्स, उसकी फिंगर टिप से स्टिक हो जाता हो जैसे साउंड, उसकी फिंगर टिप से जैसे चिपक जाता हो, उससे वो सेंस कर सकती है जब वो जाइलोफोन बजाती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम के ऊपर लीन करती है, शी कैन फील रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वो रेजोनेंस फील कर सकती है। रेजोनेंस मीन्स स्टूडेंट्स होता है इचोस ऑफ साउंड, यानी प्रतिध्वनि। और जब वो ड्रम बजाती है तो ड्रम के ऊपर झुक जाती है, और जब वो उसकी प्रतिध्वनि जो होती है, उसकी प्रतिध्वनि को यानी उसकी गूंज को वो फील कर सकती है। अब देखिए क्या कहती है, ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, एक वुडन यानी लकड़ी के बने हुए प्लेटफॉर्म पर शी रिमूव्स हर शूज़, वो अपने जूते उतार देती है। किस लिए उतार देती है? सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, अपने शूज़ वो इसलिए रिमूव कर देती है ताकि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है म्यूजिक की, पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों से पास थ्रू हो सके, एंड अप हर लेग्स, और उसके नंगे पैरों से वो वाइब्रेशन पास थ्रू होकर के उसकी लेग्स तक जा सके। यानी जब भी वो परफॉर्मेंस देती है, वुडन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो अपने शूज़ को उतार देती है, क्योंकि यदि वो शूज़ पहने रहेगी तो शूज़ पहने होने के कारण जो वाइब्रेशन है वो पास थ्रू नहीं हो पाएगा उसके बेयर फीट में। तो बेयर फीट में अच्छे से वाइब्रेशन पास हो जाए, इसलिए वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नोट सरप्राइजिंगली एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एल्विन अपने ऑडियंस को डिलाइट करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटिंग विद द रॉयल फिलैंथ्रोपिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड, यानी 1991 में उसको जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो प्रेस्टिजियस सोलिस्ट अवार्ड था वो दिया गया। सेज मास्टर प्रिकोनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि ईश्वर ने उसकी सुनने की शक्ति तो उससे वापस ले ली, बट ही हैज़ गिवन, लेकिन उसने दिया है हर बैक, वापस उसको समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ विलक्षण प्रतिभा, उसको सुनने की शक्ति ली है भगवान ने, लेकिन भगवान ने सुनने की शक्ति लेने के बाद उसको विलक्षण प्रतिभा भी दी है। व्हाट वी हियर शी फील, जिस चीज़ को हम सुनते हैं शी फील्स, उसको वो फील करती है। अब देखिए ये पावर सभी के अंदर नहीं है, हम सुन सकते हैं तो हमारे अंदर फील करने की पावर कम कर दी ईश्वर ने, लेकिन भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ली है तो उसको फील करने की पावर दी है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो इतना अधिक फील कर सकती है कि हम लोग नहीं कर सकते, हमसे कहीं अधिक वो फील कर सकती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतने सुंदर और इतने शानदार तरीके से परफॉर्म कर पाती है। एवलिन कन्फेसिस, एवलिन ये कन्फेस करती है, स्वीकार करती है दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, कि वो कहीं ना कहीं वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक क्या होता है? ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, उसको वर्कहोलिक कहते हैं। यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को काम करने से रोक ही नहीं पाता है, उसको हमेशा लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो जो एवलिन है वो कॉन्फेस करती है कि वो इस तरह की एक पर्सनालिटी है जो वर्कहोलिक है, यानी जिसको हमेशा ये लगता है कि वो काम करती है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, अब वो सिर्फ क्या करना चाहती है? काम करना चाहती है। ऑफन हार्डर, अब वो अधिक यानी पहले से ज़्यादा देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं उससे भी ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ी, उसको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा, बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जैसे उसने कठिन परिश्रम किया, जैसे उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो रिवार्ड्स भी उसको इनॉर्मस प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे। यानी अब देखिए उसका एक
सक्सेसफुल म्यूजिशियन होना ही अपने आप में एक रिवार्ड से कम थोड़ा ही है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, जो रेगुलर उसके कंसर्ट्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस यानी प्रोग्राम्स यानी स्टेज प्रोग्राम्स, जो उसके रेगुलर स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, वो फ्री कंसर्ट्स भी देती है। फ्री कंसर्ट्स मीन्स जो मुफ्त के स्टेज प्रोग्राम होते हैं। इन प्रिजन, वो प्रिजन में जा कर के देती है, एंड हॉस्पिटल्स में जा कर के जो प्रोग्राम देती है उनके बदले में वो कोई भी फीस नहीं लेती। तो जेल में और अस्पताल में जो वो कंसर्ट्स करती है यानी अपने स्टेज प्रोग्राम करते हैं वो विदाउट एनी फीस होते हैं, बिना किसी फीस के होते हैं। शी आल्सो गिव्स हायर प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको सिखाने के लिए भी हायर प्रायोरिटी देती है, यानी पहली प्राथमिकता उसकी जो नए म्यूजिशियंस हैं सीखने वाले उनको सिखाना होता है। एनरिचलिन ऑफ द बेथावन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो एनरिचलिन है जो बेथावन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो क्या कहते हैं, सी साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वो साइनिंग इंस्पायरेशन है, एक चमकती हुई प्रेरणा है फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए, यानी उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं पा सकते। वो उन जो बच्चे सुन नहीं पाते, जो डिसेबल होते हैं, उन बच्चों के लिए वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है। क्यों शाइनिंग इंस्पिरेशन है? क्योंकि वो उससे सीख सकते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि यदि वो इतनी सक्सेसफुल हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि वो इससे क्या महसूस करते हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते। यानी बस सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, डेडिकेशन की, आपका समर्पण चाहिए, आपका क्या चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, यानी आपका दृढ़ निश्चय चाहिए, और आपका हार्ड वर्क चाहिए। ये तीनों चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको जहाँ आप चाहें वहाँ आपको ले जा सकती हैं। और वैसे भी कहते हैं स्टूडेंट्स, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, कि जहाँ चाहा वहाँ राह होती है। तो यदि आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, एवलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। देखिए क्या है, जो एवलिन है उसने मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उसकी एज के जो व्यक्ति हैं उनसे ट्वाइस वर्क किया है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के सामने उसने किया है, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि ये बहुत मूविंग हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, उसने उनको भी इंस्पायरेशन दी है हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड का मतलब डिसेबल है, यानी अपंग हैं, जिनका कोई अंग काम नहीं करता। जैसे हम इसको ये कह सकते हैं कि इम्पेयर है, यानी जो प्रॉपर नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, उनको हैंडीकैप्ड कहते हैं, डिसेबल हैं। तो उनके लिए कोई इंस्पायरेशन है। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उसको देखते हैं, से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी लोग उसको परफॉर्मेंस देते हुए देखते हैं वो क्या कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट, कि यदि वो ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति उसको देख करके कहता है कि यदि वो ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एंड नॉट लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और एंड नॉट लीस्ट, एंड नॉट द लीस्ट, और ये कहना इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, कि मिलियंस लोगों को उसने बहुत बड़ा आनंद प्रदान किया है। क्योंकि जिस टाइम वो परफॉर्मेंस देती है तो सरप्राइज़ के साथ साथ एक्सटेसी भी होता है, यानी आनंदित हो जाते हैं लोग। तो इंस्पायरेशन भी देती है, इनॉर्मस प्लेजर भी उसने मिलियंस लोगों को दिया है। तो स्टूडेंट्स, इट मीन्स क्या है, इससे कि मैसेज हमें मिलता है कि यदि हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, हमारे पास क्या, हमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और हार्ड वर्क हमारे पास यदि हम कर सकते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और एवलिन ग्लेनी को देख करके हर व्यक्ति यही कहता है कि यदि यह कर सकती है, यदि वह कर सकती है तो निश्चित रूप से हम भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आपका, आपको भी एक डेडिकेशन के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो स्टूडेंट्स, ये था द साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपने
एवलिन ग्लेनी की स्टोरी पढ़ी है। इसका सेकंड पार्ट कमिंग वीडियोज़ में होगा, जिसमें हम शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं, और यदि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करें, मैं आपको वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके साथी भी, आपके फ्रेंड्स भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।